हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ रिडक्शन। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ रिडक्शन। मेथड ऑफ रिडक्शन समझाने के लिए मैंने एग्जांपल नंबर 2 लिया हुआ है। एग्जांपल नंबर 2 का क्वेश्चन क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 2 और x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 4। तीन इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, अब ये तीन इक्वेशन आपको दी हुई है, आपको क्या करना है? सबसे पहले इसका मैट्रिक्स फॉर्म लिखना है, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द अबव इक्वेशन। और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये जो मैट्रिक्स फॉर्म है ये किस फॉर्म में दिया हुआ है? आपको ए एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखना है, दैट इज ए एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्म में। तो कैसे लिखते हैं आप लोग? देखो, इन तीनों का कोएफिशिएंट क्या है? 1, तो इसके लिए 1, 1 और 1। फर्स्ट इक्वेशन में तीनों का कोएफिशिएंट 1 था। फिर सेकेंड में क्या है? 2, 3 और 2, तो ये 2, 3 और 2 आ गया। फिर थर्ड इक्वेशन में क्या है? 1, 1 और 2, 1, 1 और 2। अगर ये -2z होता सपोज, तो इधर -2 आ जाता। ठीक है, और x y z मैंने लिख दिया और इज इक्वल टू 1, 2 और 4। इस तरह से मैंने इसका मैट्रिक्स फॉर्म लिख दिया। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इसमें करना क्या एग्जैक्टली? इसमें आपको करना एग्जैक्टली ये है कि आपको यहाँ पे या तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 0 लाना है या तो फिर आपको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 0 लाना है। ठीक है, या तो आपको 1, 2 और 3 ये तीन नंबर 0 लेके आ जाओ, या फिर आप 1, 2 और 3 ये तीन नंबर 0 लेके आ जाओ। ठीक है, तो आपको जो कन्वीनियंट लगेगा आप उस टाइम पे कर सकते हो, आपको ज़रूरी नहीं है, कोई कंपल्सन नहीं है आपको पर्टिकुलरली पहले इसी 3 को 0 लाना है या इसी 3 को 0 लाना है। आपको खाली ध्यान रखना है, आप पहले क्या करोगे? पहले इसे 0 लेके आ जाओगे, फिर इसे 0 लेके आ जाओगे और फिर इसे 0 लेके आ जाओगे। ठीक है, जब आप यानी यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो मैं क्या करूँगा? पहले यहाँ पे मैं पहले इस 2 को 0 लेके आने वाला हूँ, फिर इस 1 को, फिर इस 1 को 0 लाऊंगा। और अगर मैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स करता तो पहले इस 2 को 0 लाऊंगा, फिर इस 1 को 0, फिर इस 1 को 0। इस तरह से आप फॉलो करोगे तो आपको सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा और फास्ट मिल जाएगा। ठीक है, सो अब हम ढूंढते हैं कि हमको इसको सपोज इस 2 को 0 लाना है, इस 2 को 0 लाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 2R1 करेंगे तो ये 0 आ गया। एज वेल एज R3 माइनस R1 करूँगा तो ये भी 0 आ जाएगा। R2 माइनस 2R1 किया, R2 माइनस 2R1 किया तो ये वाला पार्ट 0 आ गया। और साइमल्टेनियसली R3 माइनस R1 किया तो R3 वाला पार्ट भी 0 आ गया। इन शॉर्ट मैं R2 और R3 में चेंजेस ला रहा हूँ और R1 को ऐसे ही रख रहा हूँ। तो बाई R2 टेंड्स टू R2 माइनस 2R1 एंड R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1, R3 माइनस R1 कर दिया। ठीक है, देख सकते हो अच्छे से, बीच में थोड़ा ब्लर होगा वो, ठीक है, वो हो जाएगा वापस एज इट इज़। ठीक है, सो अगर हम देखेंगे ये वाला पार्ट तो मुझे पता है R1 एज इट इज़ रहेगा, तो मैं R1 को एज इट इज़ लिख देता हूँ, एक्स वाई जेड को एज इट इज़ लिख देता हूँ। और यहाँ पे भी मैं सिर्फ R1 को एज इट इज़ लेता हूँ क्योंकि R2 और R3 में चेंजेस होने वाले हैं। पहले मैं कर रहा हूँ R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 2R1, तो 2 माइनस 2 क्या हो गया? 0। 3 माइनस 2, 2R1 है ना, तो 3 माइनस 2 क्या हो गया? 1। और 2 माइनस 2 क्या हो गया? 0। फिर यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? R3, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा हूँ? मैं R3 माइनस R1 कर रहा हूँ, तो R3 माइनस R1, तो 1 माइनस 1 0 हो गया, ये भी 1 माइनस 1 0 हो गया, और ये 2 माइनस 1 हो गया 1। देख सकते हो मैंने इस ऐसे किया तो मुझे तीनों एक ही स्टेप में मिल गए। यहाँ पे ये दोनों स्टेप को मैंने एक ही साथ कर दिया तो मुझे ये तीनों 0 मिल गए। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है? यहाँ पे देखो, ये R2 माइनस 2R1, तो 2 माइनस 2 क्या हो गया? 0। और R3 माइनस R1 करना है, तो 4 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, तो आपका फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा? x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। सेकेंड इक्वेशन में x और z वाला पार्ट नहीं है, सिर्फ y इज इक्वल टू, मिडल पार्ट है, मिडल पार्ट मतलब सिर्फ y का आंसर है, y इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट पार्ट ले लेता हूँ। सेकेंड में आपको मिला y इज इक्वल टू 0। और थर्ड इक्वेशन में सिर्फ z वाला पार्ट है, x और y तो 0 हो गया, तो z इज इक्वल टू क्या मिला? 3। ये सेकेंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट से आपको मिला। तो क्या करना है अभी? पुट y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर
1। अब ये इक्वेशन नंबर 1 में आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो आप देख सकते हो x वाली पार्ट एज इट इज़ रखते हैं, y वाला पार्ट 0 रखते हैं और z वाला पार्ट 3 लेते हैं और इज़ इक्वल टू 1। मैं x एज इट इज़ रख रहा हूँ, ये हो गया 1 माइनस 3, तो x क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 क्या हो गया -2, तो x इज़ इक्वल टू क्या हो गया -2, सॉरी x इज़ इक्वल टू -2 मिल गया। तो आप बोल सकते हो x, y और z की वैल्यू मैंने इस तरह से फाइंड की, इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन x इज़ इक्वल टू -2, y इज़ इक्वल टू 0 एंड z इज़ इक्वल टू 3 इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये वाला पार्ट आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सिंपल चीज़ है। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। मेथड ऑफ रिडक्शन मैंने 3/3 ऑर्डर का सम इसके लिए रहा क्योंकि 2/2 ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, 2/2 ऑर्डर डायरेक्ट मिल जाते हैं, 3/3 ऑर्डर में प्रॉब्लम होता है, इसके लिए मैंने 2/2 वाला मैंने अभी नहीं लिया, पहले 3/3 ऑर्डर वाला ले लिया। ठीक है, मैं आपको पूरा सम एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। पहले आप ऊपर वाला पार्ट एकदम अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, अब ये नीचे वाला पार्ट थोड़ा देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम करेंगे 2/2 ऑर्डर का एक सम। देख लीजिए 2/2 ऑर्डर के सम में मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया है। ठीक है, अब आप देखोगे कि पहले x है फिर y है फिर 9 है, ये प्रॉपर फॉर्म में है, लेकिन आप जब यहाँ पे देखोगे तो ये प्रॉपर फॉर्म में नहीं है। तो अबाउ इक्वेशन का ये सेकेंड वाला पार्ट जो है इसको मैं किस तरह ले सकता हूँ, द अबाउ इक्वेशन कैन बी रिटर्न एस। सो मैंने क्या किया 2x + 3y इक्वल टू 9 को एज इट इज़ लिखा, फिर ये -x + y इज़ इक्वल टू -2 लिख दिया। ठीक है, ये मैंने लिख दिया इक्वेशन। अब इसका मैट्रिक्स इक्वेशन मतलब दैट इज़ ax इज़ इक्वल टू b कि किस तरह होगा, इसका मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगा, मैट्रिक्स इक्वेशन इसका क्या होगा। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर 1 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा और फिर यहाँ पे -2 आ जाएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इसको किस तरह से सॉल्व करना है। मैंने आपको बोला या तो इसे 0 लाओ, इस -1 को 0 लाओ, या तो ये 3 को 0 लाओ, या तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 0 लाना है या तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मुझे इसे 0 लाना है, अगर ये -1 के बदले -2 होता तो -2 + 2 0 हो जाता है। तो इन शॉर्ट आप समझ गए होगे कि मुझे R2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2R2 + R1 कर दो, 2R2 + R1 कर दोगे तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी इक्वेशन में अगर इसी सम में मुझे इसे 0 लाना होता तो इसे 0 लाने के लिए मैं क्या करता, R1 - 3R3 सॉरी R1 - 3R2, 3 तो ऐसे ही है, R1 - 3R2, तो इससे क्या होगा 3 - 3 0 हो जाएगा। तो आपकी जो शॉर्ट एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में आपको -2 + 2 करके दिया हुआ है, लेकिन हम लोग उस वैसे नहीं करके हम लोग ये वाले पार्ट 3 को 0 बनाते हैं। सो 3 को बस 0 बनाने के लिए पहले क्या करना है, बाई R1 - 3R2 बाय R1 - 3R2। तो जो चेंजेस हो गए वो R1 में हो गए, तो पहले R2 को एज इट इज़ लिख दो। सॉरी मैं यहाँ पे x और y लिखना भूल गया, इज़ इक्वल टू 9 और -2 है, ये x और y इज़ इक्वल टू 9 और -2। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो R1 - 3R2, तो 2 - -3, ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया, इसके लिए 2 - -3 हो गया, 2 + 3 5, और यहाँ पे देखोगे 3 - 3 0, और यहाँ पे भी हमें देखना पड़ेगा ना चेंजेस, R1 - 3R2, R1 में चेंजेस हो गए ना, तो R1 को R2 को -2 एज इट इज़ लिख दिया, R1 9, ये क्या हो गया 6 हो गया, 2 3 6, तो 9 -6, तो 9 + 6 कितना हो गया, ये हो गया 15, ये 15 हो गया। तो अब आप देखोगे ध्यान से 5x हो गया और 0y हो गया इज़ इक्वल टू 15, तो मैं सीधा लिख देता हूँ 5x इज़ इक्वल टू 15। ठीक है, इक्वेशन ये 5x इज़ इक्वल टू 15 है, तो x इज़ इक्वल टू क्या हो गया 3।
ये इक्वेशन 1 से मुझे x इज इक्वल टू 3 मिला। अब इक्वेशन 1 मिल गया, इक्वेशन 2 भी लिख देता हूँ। इक्वेशन 2 क्या है, -x + y इज इक्वल टू -2, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, पहले इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिख दिया, फिर इक्वेशन 1 से x इज इक्वल टू 3 मिला, तो वो x इज इक्वल टू 3 क्या लिखना है, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सॉरी इक्वेशन नंबर सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ मैं इसे। तो x की जगह पे 3 आ गया प्लस y आ गया इज इक्वल टू -2, y एज इट इज़ -2 हो गया, ये हो गया +3, तो मैं बोल सकता हूँ y इज इक्वल टू 1। तो ये वाला पार्ट ख़त्म हो गया, आप लोग देख सकते हैं अच्छे से। तो x की वैल्यू 3 मिल गई और y की वैल्यू 1 मिल गई। तो ये वाला हमने 2/2 ऑर्डर किया। ठीक है, तो ये मैं पूरा सम आपको एक बार बता देता हूँ, ये सम ख़त्म हो चुका है। आई होप सो आपने देख लिया होगा अच्छे से। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं आपके साथ एक एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ, एक वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, आपको फ्रेम करना है। मैं आपके लिए क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, आपके एक्सरसाइज में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स, 3 पेन्स एंड 2 इरेजर्स इज़ ₹60। सेकेंड दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स, 4 पेन्स एंड 6 इरेजर्स इज़ ₹90 एंड द कॉस्ट ऑफ 6 पेंसिल्स, 2 पेन्स एंड 3 इरेजर्स इज़ ₹70। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम बाय यूजिंग मैट्रिसेस। सो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, आपको पता है, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच, सबसे पहले क्या दी हुई है, ईच पेंसिल, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल बी x। ईच पेंसिल के बाद क्या है, ईच पेन बी y एंड ईच पेंसिल हो गया, पेन हो गया, एंड ईच इरेजर बी z। तो सबसे फर्स्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल, एक पेंसिल का कॉस्ट x है तो 4 पेंसिल का 4x, एंड दिया हुआ है, एंड मतलब प्लस 3 पेन्स, एक पेन का कॉस्ट y है तो 3 पेन्स का क्या हो गया 3y, एंड अगेन एंड दिया हुआ है मतलब प्लस, एंड 2 इरेजर्स, एक इरेजर का कॉस्ट z है तो 2 इरेजर का कॉस्ट हो गया 2z, और टोटल कॉस्ट दिया हुआ है 60। इन तीनों को मिला के टोटल कॉस्ट है 60। इस तरह से फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेम वे में सेकेंड इक्वेशन अगर मैं करूँगा, सेकेंड इक्वेशन ले लेता हूँ, तो कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स मतलब 2x प्लस 4 पेन्स मतलब 4y एंड 6 इरेजर्स मतलब 6z इज इक्वल टू 90। इस तरह से लिखा मैंने। और इससे आगे हम लोग चाहे तो डिवाइड थ्रू आउट बाय 2 भी कर सकते हैं, अगर नहीं करोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लास्ट पार्ट है, कॉस्ट ऑफ 6 पेंसिल्स मतलब 6x प्लस 2 पेन्स मतलब 2y प्लस 3 इरेजर्स मतलब 3z इज इक्वल टू 70। तो इस तरह से मेरा 3 इक्वेशन हो गया। अब मैं इसका मैट्रिक्स फॉर्म लिख देता हूँ। मैट्रिक्स इक्वेशन कैन बी रिटर्न एस, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, दैट इज ax इज इक्वल टू b। तो इसका मैट्रिक्स फॉर्म क्या हो जाएगा, 4 3 2 4 3 2 2 4 6, इसको 2 4 6 भी लिख सकता हूँ और 1 4 3 भी लिख सकता हूँ, डिवाइड थ्रू आउट बाई 2 करूँगा। तो अगर नहीं करता तो ऐसे लिखो 2 4 6, और फिर क्या है 6 2 3, इधर आ गया x y z 60 90 70। ठीक है, ये आपका हो गया, यहाँ तक आपने देख लिया। यहाँ पे मैं 1 2 3 भी लिख सकता हूँ, सॉरी 1 4 3 नहीं 1 2 3 भी लिख सकता हूँ, डिवाइड थ्रू आउट बाई 2 करके। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया। अब आपको क्या करना है, इसे 0 बनाना है, फिर इसे 0 बनाना है, फिर इसे 0 बनाना है।
ठीक है, इसको मैं दैट करके एक काम करो, इसको 1 2 3 बना दूँ तो आपको कन्वीनियंट रहेगा। 1 2 3 बनाऊंगा तो ये 45 हो जाएगा। हाँ, जाने दीजिए, ऐसे डिस करते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल ऐसे ही रखते हैं। अब इस 2 को 0 बनाना है तो आप क्या करोगे? इस 2 को 0 बनाने के लिए मैं एक ये कर सकता हूँ, R2 माइनस हाफ R1। हाफ R1 मतलब हाफ इंटू 4 करूँगा तो 2 हो जाएगा, और 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। ये समझ में आया? हाफ R1 या तो फिर R2 माइनस 1/3 R3, R2 माइनस 1/3 R3, समझ में आया? तो इससे भी आ जाएगा 0। समझ में आ रही है बात? तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको क्या कर देता हूँ, बाई R2 माइनस हाफ R1, R2 माइनस हाफ R1, तो ये हो जाएगा। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, एक ही पार्ट कर रहा हूँ मैं, एक साथ एक एट अ टाइम एक ही पार्ट कर रहा हूँ। इसे भी 0 में बना सकता हूँ, लेकिन मैं करता हूँ पहले इसको सॉल्व कर देता हूँ। R2 माइनस हाफ R1, तो ये किस तरह होगा? R2 माइनस कर रहा हूँ तो R1 R3 एज इट इज रहेगा। R1 को एज इट इज लिखा, R3 को एज इट इज लिखा, ये हो जाएगा XYZ, और इसमें भी R1 को एज इट इज लिखा और R3 को एज इट इज लिखा। आप देख सकते हैं R2 माइनस हाफ R1 मतलब 2 माइनस हाफ इंटू 4, 2 माइनस 2 क्या हो गया? 0। अब ये 3/2 हो जाएगा, हाफ R1 मतलब 3/2, तो 4 माइनस 3/2 करूँगा मैं, रफली इधर करके बता रहा हूँ, मैं इस तरफ रफली कर देता हूँ। 4 माइनस 3/2 करूँगा तो 4 2 ज़ा 8 हो गया, 8 माइनस 3 क्या हो गया? 5/2। 4 माइनस 3/2 किया है तो क्या आ गया? 5/2 हो गया ये। और 6 माइनस हाफ करूँगा तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 5। और R2 माइनस हाफ, इसका हाफ करूँगा तो क्या हो जाएगा? 30, तो 90 में से 30 गया तो क्या बचेगा? 60। ये 0 हो गया। अब इसे 0 लाना है। इसे 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो 6 और 4 का एलसीएम होता है 12, 6 और 4 का एलसीएम होता है 12, तो मैं ऐसा कर दूँ 2R3 माइनस 3R1, 2R3 माइनस 3R1 करूँगा तो 12 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? इसे भी 12 बना देता हूँ, इसे भी 12 बना देता हूँ और दोनों को माइनस कर देता हूँ, तो 12 माइनस 12 अपने आप 0 हो जाएगा। इसे 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, इसे 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई। तो जो मैंने किया वो क्या था? बाई 2R3 माइनस 3R1, तो ये 12 माइनस 12 सीधा 0 हो जाएगा। तो अब मैं जो चेंजेस कर रहा हूँ वो R3 में कर रहा हूँ, तो R1 R2 एज इट इज लिख दो, R1 को और R2 को एज इट इज लिख देते हैं। XYZ तो ये एज इट इज ही रहेगा। R1 को और R2 को एज इट इज लिखते हैं। अब क्या चेंजेस आएगा वो देखते हैं। ये 12 माइनस 12 0 हो गया, ये मुझे पता है। पहले मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 2 ज़ा क्या हो गया? 4। इसे 3 से करता हूँ तो क्या हो गया? 3 3 ज़ा 9, तो 4 में से 9 गया, तो 4 में से 9 गया तो -5। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 3 ज़ा 6, और इसे 2 से करेंगे तो ये क्या? इसे 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 2 ज़ा 6, तो ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, तो 6 माइनस 6 क्या हो गया? 0। ठीक है, लेकिन अभी ये पार्ट अभी भी बाकी है। मैंने क्या करना है? 2R3 माइनस 3R1, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा? 140, और इसे 3 से कर देता हूँ तो 3 से गया तो 180 हो गया, 140 में से 180 गया तो क्या बचेगा? -40 बचेगा। 140 में से 180 गया तो -40 बचा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? सिर्फ इसी वाले पार्ट को 0 लाना है। इसी वाले पार्ट को 0 लाने के लिए आप क्या करोगे? ठीक है, इसे 0 लाने के लिए आप अब इसे 0 लाना है ना, तो मैं R1 का यूज़ नहीं करूँगा। ठीक है, अब ये स्टेप आपको ध्यान रखना है। अगर मुझे इसे 0 लाना है ना तो मैं R1 का यूज़ नहीं लूँगा। इसे 0 लाने के लिए मैं R1 का यूज़ नहीं लूँगा, क्योंकि अगर मैं कुछ भी करूँगा ना तो ये इसके साथ ये सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए इसे 0 लाने के लिए, लास्ट स्टेप में आने के लिए मैं सिर्फ ये R2 का यूज़ करके ही इसे 0 लाऊँगा। R2 का यूज़ करके 0 लाने से इसमें ये 0 और ये 0 है, तो इन दोनों में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। मुझे ध्यान रखना है कि ये 0 लाते वक्त इन दोनों में चेंजेस नहीं आने चाहिए। तो मैं इसे 0 लाने के लिए सिर्फ R2 से 0 लाऊँगा, तो -5 + 5 0 हो जाता है।
लेकिन ये क्या होगा, -5 तो है, इसको सिर्फ +5 चाहिए, मतलब मेरे को 2 हटाना है। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 2 हट जाएगा, मतलब क्या हो गया, R3 -5 है, R3 मतलब -5 प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है 2, और किसको 2 से मल्टीप्लाई किया, R2 को। ध्यान से देखिए, R3 प्लस 2R2, तो 2 इंटू 2 को करेंगे तो 2 और 2 कट हो गया, तो सिर्फ बचेगा 5, तो -5 + 5 सीधा सीधा 0 आ जाएगा। आपको ध्यान देना है, इसे 0 लाने के लिए सिर्फ R2 का यूज़ करना है, R1 का यूज़ नहीं करना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो चेंजेस आएंगे वो कहाँ पे आएंगे, R3 में आएंगे। तो R1 और R2 ऐसे लिख दो, 4, 3 और 2, 0, 5/2 और 5, और ये तो 0 है, इसको इसके साथ कुछ भी करूँ तो 0 ही देगा। ये वाला पार्ट भी 0 हो गया, -5 + 5 सिर्फ ये 0 प्लस 2 × 5 कितना हो गया, 10, तो 0 + 10 कितना हो गया, 10। समझ में आ रही है बात, ये तो 0 था, मैंने एज इट इज़ लिख दिया, ये दोनों 0 ही रहेंगे, दोनों 0 है तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। फिर ये 5/2 तो एज इट इज़ ही है, ये 0 कैसे हो गया, -5, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो कट हो गया, -5 + 5 0 हो गया। और जब मैंने R2 को 2 से किया, मतलब 2 5 10 किया और इससे ऐड कर दिया, तो R3 + R2 मतलब ये 0 + 10 हो गया, 2R2 है तो 0 + 10 क्या हो गया, 10। तो ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया। और इधर मैं लिख देता हूँ x y z, और ये वाले पार्ट में अभी भी कुछ करना बाकी है, R3 + 2R2। R3 में चेंजेस आएगा तो R1 R2 एज इट इज़ लिख देता हूँ, R3 + 2R2, R3 क्या है, -40, और इसको 2 से करूँगा तो कितना हो जाएगा, 120, -40 + 120 करूँगा तो ये हो जाएगा 80। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा एकदम अच्छे से। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन वाला पार्ट इस तरफ ही लिख देता हूँ। मुझे इक्वेशन क्या मिला, 4x + 3y + 2z, 4x + 3y + 2z = 60, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में x वाला पार्ट 0 है तो 5/2y + 5z वापस 60 हो गया। और थर्ड इक्वेशन में x और y पार्ट 0 हो जाएगा, सिर्फ 10z बचेगा, 10z = 80 हो गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देखो आप लोग, 4x + 3y + 2z 60, x वाला पार्ट 0 था सेकंड वाले में, तो y और z वाले पार्ट से 60 मिला, और इसमें 10z = 80 मिला। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। नाउ 10z = 80 है तो सॉल्व करता, तो देयरफॉर z = क्या आ गया, 10 8 80 हो गया, देयरफॉर z = 8 आ गया। अब इस 8 को हम क्या करेंगे, पूरी z = 8 इन इक्वेशन नंबर 2, पुट z = 8 इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये 5/2y एज इट इज़ रहा, प्लस 5 × 8 हो गया = 60। तो 5 8 ज़ा 40 है, 40 में से 60 में से 40 गया तो 20 बचेगा, 5/2y = 20। ये क्या होगा, 22 ज़ा 40 और डिवाइड बाई 5 करूँगा तो 40 डिवाइड बाई 5 हो गया 8। z 8 मिला, y भी 8 मिला, कैसे, 220 ज़ा 40 डिवाइड बाई 5 किया तो 40 डिवाइड बाई 5 8 हो गया, z 8 मिला, y 8 मिला। इसे मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, 4x + 3y + 2z। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है 4x + 3y + 2z = 4x + 3y + 2z = 60, ये है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं 4x + 3y + 2z = 60 है। सो अगर मैं x की जगह पे 8 पुट कर देता हूँ तो 4 × 8, सॉरी y और z 8 मिला है, x 8 नहीं मिला, तो मैं ऐसे ही रखता हूँ 4x, y की जगह पे 8 पुट कर दिया, z की जगह पे 8 पुट कर दिया = 60। तो ये हो गया 4x + 24 + 16 = 60, 4x + 40 = 60, 4x = 20, तो x = 5 आ गया। तो मैं फाइनल आंसर लिख सकता हूँ, x = 5, y = 8 एंड z = 8 इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये मेरा सम ख़त्म हो गया। तो मैं फाइनल लिख सकता हूँ, कॉस्ट ऑफ
ईच पेंसिल ₹5, कॉस्ट ऑफ ईच पेन ₹8 और कॉस्ट ऑफ ईच इरेज़र इज इक्वल टू ₹8। इरेज़र महंगा हो गया पेंसिल से, वाह। ठीक है, तो ये वाला सम हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। मैं आपको पूरा सम एक बार दिखा देता हूँ, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले मैंने सारी देखो, कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल x, ईच पेन y और ईच इरेज़र z ले लिया। फिर ये जो इक्वेशन था मैंने उसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद मैंने क्या किया, पहले ये वाला पार्ट 0 लाया, फिर ये वाला पार्ट 0 लाया, फिर ये वाला पार्ट 0 लाया। आपको ध्यान रखना, जब ये थर्ड वाला पार्ट आप 0 लाएंगे तो आप सिर्फ R2 की हेल्प लेंगे, R1 की हेल्प नहीं लेंगे, नहीं तो आपका सम रॉन्ग हो सकता है। तो थर्ड वाला पार्ट 0 लाने के लिए आपको सिर्फ R2 की हेल्प लेनी है। तो मैंने पूरा सॉल्व किया तो मुझे फाइनली ये वाला पार्ट मिल गया। फिर मैंने क्या किया, 4x + 3y + 2z 60 फर्स्ट इक्वेशन। x वाला पार्ट हटा दो तो 5/2y + 5z इज इक्वल टू 60 सेकेंड इक्वेशन। और x और y वाला पार्ट हटा दो तो 10z इज इक्वल टू 80 थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन से z 8 मिला, z जो 8 मिला उसे सेकेंड इक्वेशन में पुट किया तो y भी 8 मिला, और z और y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट की तो x मिला हमें 5। इस तरह मुझे कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल, कॉस्ट ऑफ ईच पेन और कॉस्ट ऑफ ईच इरेज़र मिल गए। ठीक है, आई होप सो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, ज़रा भी डिफ़िकल्टी नहीं हुई होगी। ठीक है, आपको पूरा सॉल्यूशन आप देख सकते हो अच्छे से। बीच बीच में ब्लर हो रहा होगा तो भी उसका कोई इशू नहीं है, आपको बाद में देखोगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे वाइंड अप कर देता हूँ ये लेक्चर। आपको जो बाकी के वर्ड प्रॉब्लम्स है आपको इक्वेशन फ्रेम करके सॉल्व करना है। कुछ हार्डली 1 या 2 वर्ड प्रॉब्लम्स बचेंगे तो वो आपको सॉल्व करना है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये ख़त्म करते हैं। तो मेजॉरिटी आपका मैट्रिसेस में जो भी था, जैसे भी क्वेश्चन थे, मेन सारे क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा भी कुछ होगा तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, अदरवाइज़ हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए देन, बाय।